नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम 1946 और 1947 के उन 2 सालों की गहराई में उतर रहे हैं जब भारत की आज़ादी की कहानी लिखी जा रही थी। हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज हैं जो उस समय की राजनीतिक उथल-पुथल को दिखाते हैं। कैबिनेट मिशन के आने से लेकर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक। तो चलिए इस जटिल कहानी को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ तारीखों और घटनाओं की लिस्ट नहीं है। ये उन योजनाओं, प्रस्तावों और राजनीतिक दांवपेचों का एक विश्लेषण है जिन्होंने उपमहाद्वीप का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। हम देखेंगे कि कैसे एक संयुक्त भारत को बचाने की हर कोशिश आखिरकार विभाजन पर जाकर खत्म हुई। तो कहानी शुरू होती है 1946 में। ब्रिटेन में चुनाव हो चुके हैं, लेबर पार्टी जीत गई है और क्लेमेंट एटली नए प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने भारत में एक उच्च स्तरीय मिशन भेजने का फैसला किया जिसे हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। जी, और ये समझना जरूरी है कि मिशन भेजा ही क्यों गया। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की आर्थिक और सैनिक शक्ति दोनों ही बहुत कमजोर हो चुकी थी। वो भारत पर नियंत्रण बनाए नहीं रख सकते थे। तो एटली की सरकार सत्ता का एक शांतिपूर्ण हस्तांतरण चाहती थी। और ये मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। मिशन की गंभीरता का अंदाजा इसके सदस्यों से ही लग जाता है। सही कहा। इसमें 3 बहुत बड़े नाम शामिल थे। पहले थे पैथिक लॉरेंस, जो अध्यक्ष थे और भारत सचिव भी। दूसरे थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और तीसरे एवी अलेक्जेंडर, जो नौसेना मंत्री थे। मतलब सरकार के 3 सबसे बड़े चेहरे। तो ये तीनों भारत आते हैं। अब यहाँ से चीजें दिलचस्प होती हैं। उनकी योजना क्या थी? उनका प्लान क्या था? उनका प्लान एक त्रिस्तरीय संघ, मतलब एक 3 टियर फेडरेशन बनाने का था। और ये एक तरह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच संतुलन बनाने की एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, जटिल कोशिश थी। 3 टियर फेडरेशन, ये क्या था? इसमें एक बहुत कमजोर केंद्र यानी यूनियन का प्रस्ताव था। केंद्र के पास सिर्फ 3 मुख्य विषय होते: संचार यानी कम्युनिकेशन, रक्षा मतलब डिफेंस, और विदेश मामले यानी फॉरेन अफेयर्स। बस 3 विषय। जी, बस 3। बाकी सभी शक्तियां, जिन्हें शेष शक्तियां या रेसिड्यूरी पावर्स कहते हैं, वो प्रांतों को दी जानी थी। इसका मकसद था प्रांतों को ज्यादा से ज्यादा स्वायत्तता देना, ताकि मुस्लिम लीग को ये न लगे कि हिंदू बहुल केंद्र उन पर हावी हो जाएगा। अच्छा। और इसी योजना का सबसे विवादास्पद हिस्सा था प्रांतों का समूहीकरण यानी ग्रुपिंग। बिल्कुल। यहीं पर आकर सारा मामला फंस गया। मिशन ने प्रांतों को 3 ग्रुप्स में बांट दिया था। कौन कौन से थे ये ग्रुप्स? समूह का या ग्रुप ए, इसमें बॉम्बे, मद्रास, बिहार जैसे सभी हिंदू बहुल प्रांत थे। फिर था समूह ख, ग्रुप बी, जिसमें पंजाब, सिंध और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत जैसे मुस्लिम बहुल प्रांत थे। और आखिर में समूह ग, ग्रुप सी, जिसमें बंगाल और असम थे। लेकिन असम में तो हिंदू आबादी ज्यादा थी, फिर उसे बंगाल के साथ क्यों रखा गया? और यही तो विवाद का सबसे बड़ा कारण बना। मुस्लिम लीग ने इसे पाकिस्तान की मांग की दिशा में कदम के तौर पर देखा। उन्हें लगा कि ग्रुप बी और ग मिलकर एक बड़ा मुस्लिम बहुल क्षेत्र बना रहे हैं, एक तरह का मिनी पाकिस्तान। हाँ बिल्कुल। और दूसरी तरफ कांग्रेस को यह डर था कि यह समूहीकरण अनिवार्य, मतलब कंपलसरी होगा। ऐसे असम और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत जैसे राज्यों की स्वायत्तता खत्म हो जाएगी, जो इन समूहों में शायद रहना ही नहीं चाहते थे। तो इस योजना पर सहमति नहीं बन पाई। लेकिन इसी के तहत एक संविधान सभा के गठन की बात भी थी। जी, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसका काम भारत का संविधान बनाना था। और इसके लिए चुनाव हुए जुलाई-अगस्त 1946 में। आधार ये था कि हर 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य होगा। और इन चुनावों के नतीजे क्या रहे? नतीजों ने राजनीतिक तस्वीर को और साफ कर दिया। कुल 296 सीटों के लिए चुनाव हुए, जिसमें से कांग्रेस को मिली 208 सीटें, एक तरफा बहुमत। और मुस्लिम लीग को? मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। तो इसका मतलब यह था कि संविधान सभा में कांग्रेस का तो दबदबा रहेगा, लेकिन मुस्लिम लीग ने भी यह साबित कर दिया कि वो भारत के मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा अपने साथ रखती है। और जब कैबिनेट मिशन योजना पर बात नहीं बनी, तो जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, मतलब डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया। ये एक बहुत ही भयावह मोड़ था। ये असल में 2 नेशन थ्योरी को लागू करने और कैबिनेट मिशन के बहिष्कार का एक ऐलान था। और इसकी शुरुआत हुई कलकत्ता में, जिसे द ग्रेट कलकत्ता किलिंग के भयानक घटना के नाम से जाना जाता है। उस समय बंगाल के मुख्यमंत्री एच.एस. सोहरावर्दी थे। जी। और इस एक घटना ने पूरे भारत में सांप्रदायिक हिंसा की आग भड़का दी।
इसने ये साफ कर दिया कि अब कोई भी शांतिपूर्ण समझौता लगभग नामुमकिन है। इसने विभाजन की प्रक्रिया को और तेज कर दिया। इसी तनाव भरे माहौल में 2 सितंबर 1946 को एक अंतरिम सरकार भी बनी। हाँ, जवाहरलाल नेहरू उसके प्रमुख मतलब उपाध्यक्ष बने। मुस्लिम लीग शुरू में तो इसमें शामिल नहीं हुई, लेकिन बाद में वो शामिल हो गई। हालांकि उनका मकसद सरकार चलाना कम और उसके काम में बाधा डालना ज्यादा था। तो अब हम 1947 में आते हैं। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने एक ऐतिहासिक घोषणा की। एक ऐसी घोषणा जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन 30 जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर देगा, चाहे भारतीय नेता किसी समझौते पर पहुंचे या नहीं। बिल्कुल, ये एक डेडलाइन थी। और इसी के साथ उन्होंने लॉर्ड विवेल की जगह लॉर्ड माउंटबैटन को भारत का नया और आखिरी वायसराय नियुक्त किया। इस घोषणा ने तो सभी पर भारी दबाव डाल दिया होगा। अब फैसला लेना ही था। जबरदस्त। माउंटबैटन को एक साफ मिशन के साथ भेजा गया था। सत्ता का हस्तांतरण जितनी जल्दी हो सके पूरा करो। उन्होंने आकर सभी नेताओं से बात की और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि विभाजन को अब टाला नहीं जा सकता। और फिर उन्होंने 3 जून 1947 को अपनी योजना पेश की। जी, जिसे माउंटबैटन योजना या 3 जून योजना भी कहा जाता है। और इसका निष्कर्ष बहुत सीधा और साफ था, विभाजन और स्वतंत्रता। इससे पहले देसी रियासतों का विलय भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हाँ, जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ, हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो जो एक पुलिस कार्यवाही थी वो की गई। और जम्मू और कश्मीर, उसका विवाद तो पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के रूप में आज भी हमारे सामने मौजूद है। तो माउंटबैटन योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश संसद में बहुत तेजी से पारित किया गया। बहुत ज्यादा तेजी से। 4 जुलाई को ये बिल हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश हुआ, 15 जुलाई को वहां से पास हो गया, 16 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भी पास और 18 जुलाई को इसे शाही स्वीकृति मतलब रॉयल असेंट मिल गई। 2 हफ्ते से भी कम समय में। हाँ, 2 हफ्तों में भारत की आजादी का कानून तैयार था। इस अधिनियम के तहत ही भारत और पाकिस्तान नाम के 2 स्वतंत्र अधिराज्य यानी डोमिनियंस बनाए गए। और ये भी तय हुआ कि जब तक नया संविधान नहीं बनता तब तक शासन 1935 के अधिनियम के तहत ही चलेगा। भारत का सम्राट पद भी समाप्त कर दिया गया। जी, जो कि ब्रिटिश राज के अंत का एक प्रतीक था। और दोनों देशों को राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ में रहने या ना रहने की पूरी स्वतंत्रता दी गई। और इस तरह नए प्रशासन की रूपरेखा तैयार हुई। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबैटन ही बने और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने मोहम्मद अली जिन्ना और प्रधानमंत्री बने लियाकत अली। लेकिन विभाजन की जो सबसे दर्दनाक प्रक्रिया थी वो थी सीमाओं का निर्धारण, जिसके लिए सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग, एक बाउंड्री कमीशन बनाया गया। हाँ, जिसने पंजाब और बंगाल को विभाजित किया। और विडंबना ये थी कि रेडक्लिफ को भारत की जमीनी हकीकत का कोई अंदाजा नहीं था। उन्होंने बहुत कम समय में सिर्फ नक्शे पर एक लाइन खींचकर सीमाओं का निर्धारण कर दिया, जिसका नतीजा था इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन और त्रासदी। बिल्कुल। तो ये थी 1946 से 1947 तक की कहानी। योजनाओं, वार्ताओं, टकराव और अंत में स्वतंत्रता और विभाजन की। हमने देखा कि कैसे कैबिनेट मिशन की एक संयुक्त भारत की योजना कुछ ही महीनों में विभाजन की हकीकत में बदल गई। और यहाँ हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इन 2 सालों की घटनाओं को देखते हुए क्या कोई एक ऐसा निर्णायक क्षण या फैसला था जिसने विभाजन को अनिवार्य बना दिया, या ये कई घटनाओं की एक श्रृंखला का एक आप कह सकते हैं अपरिहार्य परिणाम था? इस पर सोचिएगा।